हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम लोगों का सब्जेक्ट चल रहा था, और उस सब्जेक्ट के दैट इज सब्जेक्ट कह रहा हूं, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेटा अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं, जल्दी से एक बारी मैं कॉन्सेप्ट के नाम बोल रहा हूं। पहला कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, तीसरा पढ़ा था हम लोगों ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के हमने पढ़े थे बेटा ऑब्जेक्टिव्स, दो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे मैंने आपको। एक ऑब्जेक्टिव था टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और एक ऑब्जेक्टिव था अपनी कंपनी को किस तरीके से आप सर्वाइव करवाओगे और सक्सेस दिलवाओगे इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्वॉट एनालिसिस। आपको याद हो बेटा, स्वॉट स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W stands for weakness, O stands for opportunity और T stands for threat। दो होते हैं बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट, और दो होते हैं बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट। स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है बेटा आपके इंटरनल एनवायरनमेंट, और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनहेरेंट कैपेबिलिटी, वीकनेस होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी होती है बेटा एक्सटर्नल फेवरेबल मार्केट कंडीशन। इसका मतलब मार्केट में एक ऐसी कंडीशन हुई जो आपकी कंपनी के फेवर में है, तो उसको बोलेंगे बेटा अपॉर्चुनिटी। और बेटा थ्रेट होता है मार्केट में एक ऐसी कंडीशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है, इसको बोलते हैं अनफेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। तो ये चार चीजें हमने लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी अलॉन्ग विद एग्जांपल। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बहुत ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ हुई। अगर मैंने बोला आपके कॉम्पिटिटर के जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं, तो ये आपके लिए थ्रेट हुआ, क्योंकि मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कॉम्पिटिटर। अगर कॉम्पिटिटर के जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो ये आपके लिए थ्रेट है, और आपके एम्प्लॉय अगर अच्छे एम्प्लॉय है तो ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई। मैं बोल रहा हूं आपके एम्प्लॉय बहुत बेकार हैं, तो ये आपकी वीकनेस है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, तो याद रखना। इसके बाद मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए थे, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे। दूसरा, आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी वीकनेस को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे। और जब आपकी वीकनेस क्या हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है, तो आप थ्रेट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर सकते हो, कोप अप कर सकते हो। कोप अप का मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थ्रेट से बचा सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए 2 टॉपिक समझा रहा हूं। 2 टॉपिक कौन कौन से हैं बेटा, वन इज बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड वन इज लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो हेडिंग डाल लो बेटा, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है और स्टेटमेंट की फॉर्म में टॉपिक, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सिंपल सा मतलब बेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में टॉपिक है, ऐसा जिसमें ज्यादा टेक्निकल नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझ चुके हो, तो अब आपको बेनिफिट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और बेटा 6 बेनिफिट हैं जो स्टेटमेंट की फॉर्म में है। स्टेटमेंट मतलब बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म में है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 5 बेनिफिट तो लिखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इस बेनिफिट को समझाने से पहले आपके मॉड्यूल ने क्या बोला, सुनो ध्यान से। आपके मॉड्यूल ने एक पर्सन है, उन पर्सन का नाम है बेटा क्या, चार्ल्स डार्विन। एक पर्सन है, पर्सन का नाम बोला गया है बेटा, पर्सन का नाम है चार्ल्स डार्विन। सर ये पर्सन कौन है, ये एक बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और ये चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला है, पहले ये चीज बताई गई है, फिर बताया गया बेनिफिट। सर चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्या करवाना है बेटा, सरवाइव करवाना है, एज वेल एज आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिलवाना है, सक्सेस दिलवाना है। इसका सिंपल सा मतलब है, चार्ल्स डार्विन क्या बोलते हैं, चार्ल्स डार्विन बोलते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को सरवाइव करवाना है, एज वेल एज अपने आप को क्या दिलवाना है, सक्सेस दिलवाना है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को, ध्यान से सुनना, उस ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे एक बात सोच के देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को क्या नहीं कर रही,
चेंज नहीं कर रही, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर पाएगी? सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल की बात करूं, मुझे एक बात सोच के बताओ, मैंने तुम्हारे को एग्जाम्पल भी दिया था, नोकिया। मार्केट में क्या डिमांड थी? डिमांड मतलब मार्केट में कस्टमर क्या मांग रहा था? कस्टमर मांग रहा था हमें स्मार्टफोन चाहिए एंड्रॉइड। नोकिया कहता है मैं स्मार्टफोन तो लॉन्च कर दूंगा लेकिन मैं एंड्रॉइड लॉन्च नहीं करूंगा। इसका मतलब कस्टमर की डिमांड क्या थी बेटा? कस्टमर को क्या चाहिए? एंड्रॉइड चाहिए। लेकिन नोकिया क्या कह रहा है? नोकिया कह रहा है मैं एंड्रॉइड नहीं ला रहा। तो मुझे सोच के बताओ, एंड्रॉइड की मार्केट में डिमांड है, इसका मतलब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। एनवायरमेंट कैसा चेंज हो रहा है? एनवायरमेंट मतलब कस्टमर की डिमांड है एंड्रॉइड, लेकिन कंपनी अपने आप को कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या नहीं कर रही? चेंज नहीं कर रही। तो मुझे सोच के बताओ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करती तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर पाएगी? सरवाइव नहीं कर पाएगी। और सरवाइव नहीं कर पाएगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं मिलेगा? सक्सेस। तो चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं? चार्ल्स डार्विन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर क्या करवाना है, अपने आप को सरवाइव करवाना है और अपने आप को क्या दिलवाना है? सक्सेस दिलवाना है, तो बेटा उस ऑर्गेनाइजेशन को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए चार्ल्स डार्विन ने एक स्टेटमेंट दी, ध्यान से सुनना। चार्ल्स डार्विन ने एक स्टेटमेंट दी थी और वो स्टेटमेंट क्या थी? स्टेटमेंट थी बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फिटेस्ट। सर ये क्या मतलब हुआ? ध्यान से सुनो, अभी लिखवा रहा हूं। एक स्टेटमेंट बोली थी चार्ल्स डार्विन ने, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ फिटेस्ट। इसका मतलब सर वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वही ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सरवाइव कर पाएगी। सर चार्ल्स डार्विन कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है, वही ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सरवाइव। सर यहां पे स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां पे उन्होंने बोला, क्या बोला? वो ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करती है? चेंज। इसका मतलब अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करती है बेटा? चेंज करती है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा मतलब है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन किसको बोला चार्ल्स डार्विन ने? वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को क्या करती है? चेंज करती है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। और वही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सरवाइव। यहां पे स्ट्रॉन्ग का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत पैसा है, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलते। स्ट्रॉन्ग किसको बोला गया? स्ट्रॉन्ग उस ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, रिलायंस अगर मैं बात करूं, रिलायंस के पास बहुत ज्यादा क्या है? रिलायंस इज अ फाइनेंशियली साउंड कंपनी। इसका मतलब रिलायंस के पास बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन रिलायंस अपने आप को चेंज नहीं करता एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्या मैं रिलायंस को स्ट्रॉन्ग बोल सकता हूं? क्या पूछ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। रिलायंस के पास बहुत पैसा है, इसका मतलब रिलायंस कैसी कंपनी है? फाइनेंशियली साउंड। लेकिन अगर रिलायंस अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता तो क्या मैं रिलायंस को स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूं? आंसर इज नो। स्ट्रॉन्ग का मतलब फाइनेंशियली साउंड नहीं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या? जो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या कर रही है? चेंज। किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। उसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सरवाइव कर पाएगी, एज वेल एज क्या अचीव कर पाएगी? सक्सेस। तो याद रखना बेटा, एक स्टेटमेंट आएगी एग्जाम के अंदर, क्या आई? स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन? अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत फाइनेंशियली साउंड है? नहीं। स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को क्या कर रही है? चेंज। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। दैट ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कर पाती है? सरवाइव। ये किसने बोला?
चार्ल्स डार्विन। तो याद रखना 2 एमसीक्यू। पहले तो ये लाइन किसने बोली? चार्ल्स डार्विन, ये एमसीक्यू आ सकता है। दूसरा एमसीक्यू, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली साउंड है। आंसर यस या नो? नो। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को क्या कर रही है? चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक क्लियर है? तो पहले ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको बेनिफिट्स एक एक करके समझाऊंगा, अपडेट करवाऊंगा। तो पहले आप लोगों ने हेडिंग डाली है इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इसमें पहले मैं कुछ पॉइंट्स ये लिखवा रहा हूं जो मैंने आपको समझाए हैं, फिर एक एक करके बेनिफिट्स को अपडेट करेंगे। तो पहला, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले एक लाइन लिखो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये लाइन डबल कोट्स में लिखना, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज प्रोपगेटेड मतलब ये लाइन किसने बोली थी? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एज प्रोपगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन। Survival of fittest as propagated by Charles Darwin is the only principle of survival for all organizations। इसका मतलब एक ही प्रिंसिपल है हर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए। सर वो प्रिंसिपल क्या है? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करना चाहती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? अपने आप को चेंज किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, उससे मतलब नहीं है। आप अगर अपने आप को चेंज कर रहे हो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सर्वाइव। तो एक ही प्रिंसिपल है हर ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को क्या करे? चेंज करे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या बोला? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एज प्रोपगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। अंडरलाइन करो यहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और अंडरलाइन करो चार्ल्स डार्विन। एमसीक्यू आ सकता है। अब यहां फिटेस्ट का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिटेस्ट? किसको बोलेंगे फिट या किसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन? जिसके पास बहुत पैसा है? नहीं, जो अपने आप को क्या कर रहा है? चेंज। तो नेक्स्ट यही लिखवा रहा है, लिखो यहां पे लिखो नेक्स्ट इसी के अंदर फिटेस्ट मींस दोज ऑर्गेनाइजेशन हु कैन चेंज। Fittest means those organization who can change to the change in the environment. Fittest means those organization who can change to the change in the environment. Fittest means those organization who can change to the change in the environment. That is fittest are not the largest or ध्यान से वर्ड लिखना, fittest are not the largest or strongest organization। लार्जेस्ट का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत पैसा है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फिट नहीं बोलेंगे। फिट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे? जो अपने आप को क्या कर रही है? एनवायरमेंट के चेंज होते ही अपने आप को चेंज कर रही है। तो यहां पे लास्ट पॉइंट देख लो क्या लिखा है यहां पे, फिटेस्ट का मतलब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को फिट बोलेंगे? जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत पैसा है उसको फिट बोलेंगे? नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को क्या कर रही है? चेंज किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं फिट ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुझे बताइए नोकिया क्या फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आएगी? क्यों नहीं आएगी? क्योंकि नोकिया ने अपने आप को क्या नहीं किया? चेंज नहीं किया। अब सोचो, नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, इसलिए आज की डेट में नोकिया के फोन बिकने बंद हो गए, यस या नो?
क्यों? क्योंकि कस्टमर की डिमांड क्या थी? एंड्रॉइड। कस्टमर की डिमांड क्या थी? एंड्रॉइड, iOS। और नोकिया कहता है ना तो मैं एंड्रॉइड यूज करूंगा, iOS तो खैर है ही नहीं, iOS तो एप्पल का है। नोकिया एंड्रॉइड पे आना ही नहीं चाह रहा था, तो बेटा कस्टमर ने नोकिया को खरीदना बंद कर दिया, इसलिए नोकिया आज के डेट में सर्वाइव ही नहीं कर पा रही। कौन सी कैटेगरी में? फोन की कैटेगरी में। दूसरा एग्जांपल देता हूं, कैमरा सुनता है? कैमरा, पहले फोन में कैमरा आता था, दैट इज फोन कह रहा हूं, पहले कैमरा आता था और कैमरे में रील लगती थी। सुना होगा तुम लोगों ने कैमरे का नाम कोडेक। कोडेक एक कंपनी है जो कैमरा बनाती थी, ठीक है। उन कैमरे के अंदर ना रील आती थी, रील। अब मार्केट में डिमांड आ गई, कस्टमर को रील नहीं चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए? वो कैमरा चाहिए जिसमें मेमोरी कार्ड लगता हो। कोडेक कहता है मैं तो आज भी रील वाले कैमरे ही लॉन्च करूंगा। अब मुझे बताओ कस्टमर कौन से कैमरे की डिमांड कर रहा है? जिसमें मेमोरी कार्ड लगे। कोडेक कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या नहीं कर रहा था? चेंज। तो आज की डेट में कोडेक कंपनी मार्केट में क्या नहीं कर पा रही? सर्वाइव। नेक्स्ट एग्जांपल, आज की डेट में कस्टमर को वॉच कौन सी चाहिए? थॉट लगाना, स्मार्ट वॉच। मुझे बताओ ना, स्मार्ट वॉच चाहिए। अब मुझे बताओ कस्टमर की डिमांड आ गई स्मार्ट वॉच। अब मैं कह रहा हूं एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, हालांकि टाइटन की आ गई है, एक कंपनी है टाइटन, सुनना होगा तुम लोगों ने। टाइटन कहता है मैं स्मार्ट वॉच लॉन्च नहीं कर रहा, मैं तो वही वॉच लॉन्च करूंगा जो मैं पहले से करता हुआ आ रहा हूं। तो मुझे बताओ टाइटन सरवाइव कर पाएगा? आंसर इज नो। कस्टमर कौन सी वॉच की डिमांड कर रहा है? स्मार्ट वॉच। सामने कंपनी कहती है मैं स्मार्ट वॉच लॉन्च ही नहीं करूंगा, तो बेटा कंपनी सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि कस्टमर उस कंपनी की वॉच खरीदेगा ही नहीं। मुझे एक बात सोच के बताओ, कौन सी कंपनी जिसने सबसे पहले स्मार्ट वॉच निकाली? टाइटन ने निकाली थी? आंसर इज नो। कौन सी कंपनी ने निकाली थी स्मार्ट वॉच? बहुत सारी कंपनी की स्मार्ट वॉच आती हैं। अब मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इंडिया के अंदर फास्ट ट्रैक की आई, इंडिया के अंदर नॉइस की आई, इंडिया के अंदर फायरबोल्ट, इंडिया के अंदर बोट कंपनी की आई, ठीक है, बहुत सारी कंपनी की आई। टाइटन ने बाद में निकाली, टाइटन की भी स्मार्ट वॉच आने लग गई। मुझे बताओ स्टार्टिंग में टाइटन ने क्यों नहीं निकाली? टाइटन एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो वॉच की कैटेगरी में थी। मुझे एक बात सोच के बताओ टाइटन ने क्या नहीं करा? अपने आप को स्टार्टिंग में चेंज नहीं करा। कस्टमर किस पे स्विच हो रहा था? स्मार्ट वॉच। टाइटन कह रहा है मैं तो एनालॉग वॉच निकालूंगा, एनालॉग मतलब वही सुई वाली। अब मुझे बताओ कस्टमर टाइटन की वॉच खरीदेगा या फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच खरीदेगा? फास्ट ट्रैक। तो मुझे सोच के बताओ टाइटन धीरे धीरे क्या होता चला गया? डाउन होता चला गया। तो मुझे बताओ टाइटन को मैं क्या फिट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूं? नहीं। टाइटन अपने आप को क्या नहीं कर रहा था? चेंज। तो बेटा याद रखना, वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को चेंज करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? फिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये किसने बोला? चार्ल्स डार्विन ने बोला। यहां तक क्लियर है? अब एक एक करके बेनिफिट्स पे आते हैं। सर बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखो सबसे पहला बेनिफिट, अब मुझे एक बात सोच के बताओ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है? पहले तो मुझे बस इतना बता दो, मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताई थी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, फिर मैं एक एक करके बेनिफिट समझाऊंगा। बिल्कुल सही, इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप। पहले क्या करते हैं? डेवलप विजन। फिर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। फिर क्या बनती हैं? स्ट्रैटेजी को बनाया जाता है। फिर बनाने के बाद उसको क्या किया जाता है? इंप्लीमेंट एंड इवेलुएट। और उसके बाद अगर लगता है कि हमें चेंजेस की जरूरत है तो क्या लेते हैं? करेक्टिव एडजस्टमेंट। यही होता है। अब थॉट लगाओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। इसका मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बना रही है? स्ट्रैटेजी बना रही है और उसको क्या कर रही है? इंप्लीमेंट करके इवेलुएट कर रही है ना। मुझे बताओ अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई नई चीजों के बारे में सोचेगी, यस या नो? और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई नई चीजों के बारे में सोच रही है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव कहलाएगी या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव कहलाएगी, हां या ना? और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव हो गई तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन दो चीज को इंक्रीज करेगी। वन इज फाइनेंशियल पोजीशन, वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो पहला बेनिफिट सुनो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे पहला बेनिफिट, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या रहेगी? ज्यादा क्या रहेगी बेटा? प्रोएक्टिव रहेगी रादर देन रिएक्टिव। इसका मतलब रिएक्टिव नहीं रहेगी ऐसा नहीं बोल रहा, ज्यादा क्या रहोगे? प्रोएक्टिव एज कंपेयर टू रिएक्टिव।
सोच के देखो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रही है तो आप क्या बना रहे हो? स्ट्रैटेजी बना रहे हो। जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होगे तो नई नई चीजों के बारे में सोचोगे, और अगर आपने नई चीज सबसे पहले लॉन्च कर दी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई? प्रोएक्टिव बन गई। तो पहला बेनिफिट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अगर फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बन जाएगी? प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव हुई तो दो चीजें आपकी क्या हो जाएंगी? एनहेंस। वन इज मार्केट पोजीशन, वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा बेनिफिट बिल्कुल सिंपल है, यही समझ लो। दूसरा बेनिफिट बोल रहा है बेटा, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई तो क्या गेन कर जाओगे? किसको हरा दोगे? कॉम्पिटिटर। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या गेन कर जाएगी? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मुझे एक बात सोच के बताओ, जब आपने सबसे पहले मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च कर दी, ठीक है, तो आप अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से क्या कर सकते हो? आउट परफॉर्म। दो बेनिफिट बिल्कुल सिंपल। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पहला बेनिफिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्टेटमेंट की फॉर्म में और कुछ नहीं। दोनों क्लियर है? दो समझते रहो, लिखते रहो। हेडिंग इंपॉर्टेंस लिख रखा है तो पहला बेनिफिट लिखो स्टेटमेंट की फॉर्म में। स्टेटमेंट की फॉर्म में तो यहां पे लाइन कैसे लिखनी है? स्टार्ट करो। द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर। अब 1 2 3 4 5 करके लिखना। 1 2 3 4 5 करके लिखना। लिखो फर्स्ट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव instead of reactive. Strategic management help organization to be more proactive instead of reactive. यहां पे अंडरलाइन करो more proactive। और ये एमसीक्यू भी है, ये एमसीक्यू भी है, इसी बेनिफिट पे एमसीक्यू भी है। ज्यादा क्या बन जाएगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन? प्रोएक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोएक्टिव? प्लान्ड स्ट्रैटेजी। प्लान्ड का मतलब सबसे पहले आप नई चीज मार्केट में क्या करोगे? लॉन्च करोगे। और जब आपने कोई नई चीज सबसे पहले लॉन्च कर दी तो बेटा सारे कस्टमर आपकी कंपनी के पास आ जाएंगे, और जब सारी कस्टमर आपकी कंपनी के पास आ जाएंगे तो आप मार्केट से किसको हटा दोगे? कॉम्पिटिटर को। तो क्या गेन कर जाओगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो सेकंड बेनिफिट लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, strategic management help organization to gain competitive advantage. Strategic management help organization to gain competitive advantage. That is competitive advantage का मतलब समझा रहा है? That is to beat or outperform. That is to beat or outperform competitor, that is to beat or outperform competitor from the market. अंडरलाइन कर लेना यहां पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। क्लियर है? दोनों बेनिफिट बिल्कुल सिंपल है, बेनिफिट है। बस इतना दिमाग में रखो, पहला बेनिफिट क्या बोला? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रही है तो क्या बनेगी? प्रोएक्टिव। ज्यादा प्रोएक्टिव बनेगी रादर देन रिएक्टिव। और ज्यादा प्रोएक्टिव होने की वजह से आप किसको हरा दोगे? कॉम्पिटिटर को। तो क्या गेन कर जाओगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब अगले दो बिल्कुल सिंपल है। अगले दो अगर मैं बात करूं बेटा, देखो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है, अभी मैं वापस बोल रहा हूं, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर जाएगी? आपकी ऑर्गेनाइजेशन अचीव कर जाएगी लॉन्जिटिविटी। क्या बोल रहा हूं प्लीज देखना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो होता है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव कर जाएगी? लॉन्जिटिविटी। सर लॉन्जिटिविटी का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक
लॉन्ग टाइम तक अपने आप को क्या करवा सकती है, सर्वाइव। अब इसका मतलब बेटा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक मार्केट में क्या कर पाएगी, सर्वाइव। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सर्वाइव कर गई तो क्या गेन करेगी, सक्सेस। सोच के देखो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को, दैट इज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप स्ट्रैटेजी बना रहे हो, उसको इंप्लीमेंट करके इवैल्यूएट कर रहे हो, हर चीज प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जब आप स्ट्रैटेजी बना रहे होगे तो एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख रहे होगे। मुझे बताओ, स्ट्रैटेजी बनाते टाइम एनवायरमेंट को ध्यान रखोगे? और अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो अपने आप को क्या कर रहे होगे, चेंज। तो बेटा जब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हो तो क्या अचीव कर जाओगे, लॉन्जिटिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्जिटिविटी? लॉन्ग टाइम तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करवा पाओगे, सर्वाइव। थर्ड बेनिफिट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। फोर्थ भी सुन लो। अब मुझे थॉट देके सोच के बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन सारा काम अगर प्रॉपर तरीके से कर रही है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एरर के चांसेस ज्यादा होंगे या कम, कम हो जाएंगे। इसका मतलब बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और बेनिफिट, ये एक तरीके से कैसा मैकेनिज्म है, ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है। सर डिफेंस मैकेनिज्म मतलब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेगा, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बचाएगा। सर किससे बचाएगा, पिटफॉल से। सर पिटफॉल का मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को गलती करने से बचाएगा। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गलती नहीं होंगी, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेहतर क्या कर पाएगी, परफॉर्म कर पाएगी। तो बेटा दो बेनिफिट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम तक क्या कर पाएगी, सर्वाइव। किसकी वजह से, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से। दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स। व्हाट इज मीन ऑफ पिटफॉल्स, एरर से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को यह प्रोसेस क्या करेगा, बचाएगा। थॉट लगाना, कैसे बचा रहा है गलती करने से। सारे डिसीजन सही लोगे गलत लोगे? अगर डिसीजन सही ले रहे हो, जब सारे डिसीजन सही हो रहे हैं तो गलती के चांसेस क्या हो रहे हैं, कम। और ये सारे डिसीजन सही किसकी वजह से ले रहे हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स। मुझे बताओ, हमारे देश का डिफेंस क्या करता है, हमारे देश का जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे देश को टेररिस्ट अटैक से बचाता है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किसको बचाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को। किससे, गलती करने से। तो बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स। पिटफॉल्स का मतलब क्या होता है, एरर्स। क्योंकि आप सारे डिसीजन क्या लोगे, सही तरीके से लोगे, सारे डिसीजन हमेशा एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के लोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में गलती के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो इस प्रोसेस की वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पिटफॉल के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। आप थॉट लगाओ, बिल्कुल सिंपल है। पहला बेनिफिट क्या बोला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। दूसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव लॉन्जिटिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉन्जिटिविटी, लॉन्ग टाइम तक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। नेक्स्ट, इट एक्ट एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स। बिल्कुल क्लियर है, चार बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट लिखो। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट लिखो, बिल्कुल सिंपल बोल रहा हूं, वापस लिखो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन to enhance the longevity of the business. Strategic management helps organization to enhance longevity of business. Strategic management helps organization to enhance longevity of business. That is organization to survive in long run. That is organization to survive in long run.
दैट इज ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन लॉन्ग रन। अंडरलाइन करो यहां पे लॉन्जिटिविटी ऑफ बिजनेस। और नेक्स्ट, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किससे बचाएगा? पिटफॉल। पिटफॉल का मतलब एरर करने से बचाएगा। तो एक तरीके से ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बचा रहा है ना, जैसे हमारे देश को डिफेंस किससे बचाता है? टेररिस्ट अटैक से। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सर्व एज कॉर्पोरेट strategic management serve as corporate defense mechanism. Strategic management serve as corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls. Against mistakes and pitfalls. क्लियर है? बोलो चारों। अब नेक्स्ट दो बिल्कुल सिंपल है, अगले दो देखो। नेक्स्ट बेनिफिट क्या कहता है? नेक्स्ट बेनिफिट कहता है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, बिल्कुल सिंपल, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, तो ये प्रोसेस कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में जाना है ये बताएगा। इसका मतलब सर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो होता है, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में वापस आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है ये बताएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल सुनो। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, सोचो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जांपल जो फोन बनाती है, फोन। और अभी तक मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसे फोन बना रही थी? कीपैड। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से। अब बेटा क्या चेंज हुआ? क्या चेंज हुआ? कस्टमर की डिमांड चेंज हुई। सर कस्टमर की डिमांड मतलब क्या चेंज हो रहा है? एक तरीके से एनवायरमेंट। और कस्टमर कौन सा एनवायरमेंट होता है, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। अब थॉट लगाओ बेटा, मेरी एक कंपनी थी जो क्या बनाती थी? फोन। कैसे फोन? कीपैड। अब बेटा क्या चेंज हुआ? एनवायरमेंट चेंज हुआ। और एनवायरमेंट में क्या चेंज हुआ? एक तरीके से कस्टमर की डिमांड। अब कस्टमर को कौन से फोन चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, मेरी कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रही है जिसमें मेरी कंपनी टाइम टू टाइम किसको एनालाइज करेगी? एनवायरमेंट को। और एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगी? चेंज। मेरी कंपनी ने देखा कस्टमर क्या मांग रहा है? स्मार्टफोन। तो मुझे अब कीपैड से हटके कौन से फोन बनाने पड़ेंगे? स्मार्टफोन बनाने पड़ेंगे। यस या नो? तो बेटा अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन से डायरेक्शन में काम करेगी? स्मार्टफोन के डायरेक्शन में काम करेगी। यस या नो? तो एक तरीके से सोचो, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखा रहा है? दिशा। दिशा मतलब डायरेक्शन, कि फ्यूचर में आपको इस डायरेक्शन में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है? एनवायरमेंट। और अगर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है तो हमें अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तभी हम क्या कर पाएंगे? सर्वाइव। तो बेटा एक बात सोचो, अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो ना करता तो क्या होता? मुझे पता ही नहीं चलता एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और जब मैं एनवायरमेंट को एनालाइज ना करता तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्या ना करता? चेंज ना करता। तो मेरे को क्या होता? लॉस होता। लेकिन सोच के देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या पता चलता है? डायरेक्शन, कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है फ्यूचर में। क्लियर हुआ? मुझे एक बात सोच के देखो, आज की डेट में, अच्छा एक बात बताओ, आपकी कंपनी, चलिए सब कुछ छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूं। मुझे एक बात सोच के बताओ, टीचिंग एजुकेशन की बात करता हूं। हर स्टूडेंट को क्या चाहिए आज की डेट में? ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए। अब मैं कह रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं है कि स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर्स पे शिफ्ट हो रहा है। मैं कौन से लेक्चर्स को आज की डेट में प्रोवाइड कराता जा रहा हूं? फेस टू फेस। अब मुझे एक बताओ, मेरे को पता ही नहीं चलेगा ना कि बेटा कस्टमर, दैट इज स्टूडेंट की डिमांड क्या हो रही है? ऑनलाइन लेक्चर्स। मुझे कैसे पता चलेगा स्टूडेंट की डिमांड? अगर मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करता हूं तो मुझे स्टूडेंट की क्या पता चलेगी? डिमांड, कि स्टूडेंट को क्या चाहिए?
ऑनलाइन लेक्चर्स भी चाहिए। तो मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहां लेके जाना पड़ेगा? ऑनलाइन लेक्चर्स पे लेके जाना पड़ेगा। तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है ये कौन बता रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर है? तो लिखो फिफ्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्शन वर्ड। फिफ्थ पॉइंट लिखना, दैट इज फिफ्थ बेनिफिट। फिफ्थ बेनिफिट लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट गिव्स डायरेक्शन टू द कंपनी। Strategic management gives direction to the company to move ahead. इसका मतलब to move ahead in future. हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है, ये डायरेक्शन हमें कौन बता रहा है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अंडरलाइन करो यहां पे, गिव्स डायरेक्शन, गिव्स डायरेक्शन। अब एक बात सोचो, बस लास्ट पॉइंट इससे लिंक हो रहा है। अगर तुम्हें क्या पता चल गया? डायरेक्शन, तो मुझे बताओ तुम फ्यूचर की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर लोगे? ग्रैब कर लोगे? यस या नो? सोच के देखो, कस्टमर की डिमांड क्या है? स्मार्टफोन। और अगर मैंने अभी से क्या बनाने स्टार्ट कर दिए? स्मार्टफोन। तो मैं सारे कस्टमर को अपनी तरफ क्या कर लूंगा? अट्रैक्ट कर लूंगा। तो बेटा एक तरीके से मैं अपॉर्चुनिटी को क्या कर लूंगा? डायरेक्शन, दैट इज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूंगा। तो ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक और बेनिफिट है, ये एक तरीके से हमें बताएगा कि हम फेस कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। किसको फेस कर सकते हैं? फ्यूचर। इसका मतलब फ्यूचर की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं हम इस प्रोसेस के थ्रू उन अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकते हैं? ग्रैब। क्योंकि हमें पहले से क्या पता है कि हमें पता चल गया फ्यूचर में ये नई चीज है जिसको कस्टमर मांग रहा है। हम उस नई चीज को पहले अगर लॉन्च कर देते हैं तो हम सारे कस्टमर को अपनी तरफ क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट। तो एक तरीके से वो अपॉर्चुनिटी जो हमें फ्यूचर में है उसको हम क्या कर सकते हैं? ग्रैब। थॉट लगाओ, मुझे पता है स्टूडेंट की डिमांड क्या है? ऑनलाइन लेक्चर्स। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, यस या नो? तो मुझे बताओ, मुझे पहले से पता है स्टूडेंट मांग रहा है ऑनलाइन लेक्चर्स, तो मैं रिकॉर्डिंग पहले से करके चल रहा हूं जिससे मैं फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को क्या कर लूंगा? ग्रैब। अब स्टूडेंट को एंड्रॉइड पे भी लेक्चर्स चाहिए, स्टूडेंट को लैपटॉप पे भी लेक्चर्स चाहिए, स्टूडेंट को बेटा iOS पे भी लेक्चर्स चाहिए। तो मैं पहले से ये सारी चीजें लेता हुआ चल रहा हूं जिससे फ्यूचर में कोई भी स्टूडेंट आए मैं उसको क्या प्रोवाइड करा पाऊं? लेक्चर्स। तो मैं सारी फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकता हूं? ग्रैब। तो इसका मतलब मैं फ्यूचर को क्या कर पाऊंगा? फेस। और मैं कौन? ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है, खत्म करो। तो नेक्स्ट लास्ट बेनिफिट लिखा है जो डायरेक्शन से निकल के आया, लिखो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, दैट इज, इसका मतलब that is organization are able to identify, that is organization are able to identify available opportunities, that is organization are able to identify available opportunities and ways to grab them। इसका मतलब तुम्हें पहले से पता है फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज, आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को पहले से क्या करते हुए चल रहे हो? प्रिपेयर, जिससे आप फ्यूचर की सारी अपॉर्चुनिटीज को क्या कर सकते हो? ग्रैब। अंडरलाइन कर लो यहां पे एक वर्ड को, दैट इज फेस द फ्यूचर। अब तुमने जो बेनिफिट पढ़े अब वापस से रिकॉल करो बिना देखे। सबसे पहला बेनिफिट, अगर ये प्रोसेस फॉलो करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या बनेगी? मोर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव, जिससे क्या गेन करोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगले दो, ये प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प करेगी? लॉन्जिटिविटी को अचीव करना, दैट इज लॉन्ग टाइम तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सर्वाइव। ये प्रोसेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा काम कर रहा है?
डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स। व्हाट इज मीन ऑफ पिटफॉल्स? एरर्स से बचाने का काम कर रहा है। फिर अगले दो क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, जिससे क्या कर सकते हो? फेस कर सकते हो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को, मींस फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज को तुम ग्रैब कर सकते हो। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है। 6 पॉइंट अब सुन लो जरा, मैं वापस बोल रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है, बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस, जिसमें पहला पॉइंट डेवलप विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, crafting strategy, implementing and evaluating strategy and take corrective adjustment where deemed appropriate। फिर benefits में पहला benefit, this process helps organization to be more proactive rather than reactive। दूसरा, gain competitive advantage। तीसरा, defense mechanism against pitfall। चौथा, achieve longevity, long time तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगी। पांचवा, gives direction, and last one, face the future to grab the opportunities। क्लियर है? दिस इज व्हाट द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब तुमने बेनिफिट्स पढ़े, सर हर जगह एक चीज याद रखना, प्रोसेस के बेनिफिट्स भी होते हैं और क्या होती हैं? लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। हेडिंग डाल लो लिमिटेशंस, और बिल्कुल सिंपल है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत आसान है। लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे आने वाला है, वापस बोल रहा हूं, 1 या 2 लेक्चर और ये चैप्टर तुम्हारा बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। सर 2 लिमिटेशन बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली लिमिटेशन, मुझे एक बात सोच के बताओ, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस तुम्हारी कंपनी फॉलो कर रही है। देखो, तुम्हारी कंपनी जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रही है तो तुम्हारी कंपनी में क्या बन रही होंगी? स्ट्रैटेजी बन रही होंगी, यस या नो? अब बेटा, स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए तुम्हें किसको हायर करना पड़ेगा अपनी कंपनी में? एक्सपर्ट्स को, एक्सपर्टीज चाहिए। एक बात बताओ, तुम सारा काम नहीं कर सकते, मींस तुम्हारी कंपनी है तो तुम सारा काम नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनानी है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी बनाने वाला प्रोफेशनल तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपनी कंपनी में हायर करना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट। अब थॉट लगाओ, जब तुम किसी एक्सपर्ट को हायर करोगे तो वो तुमसे क्या चार्ज करेगा? फीस चार्ज करेगा, फ्री में तो काम नहीं करेगा। जब वो फीस चार्ज करेगा तो ये प्रोसेस कॉस्टली हुआ या इनएक्सपेंसिव? तो बेटा पहला लिमिटेशन, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि तुम्हें किसको हायर करना पड़ रहा है? एक्सपर्ट्स को। और एक्सपर्ट्स को हायर करोगे तो एक्सपर्ट को क्या देनी पड़ेगी? फीस। और कहीं ना कहीं एक तरीके से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे एक तरीके से ये क्या आ गया? बर्डन। किसका बर्डन आ गया? पैसे का। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज कैसा प्रोसेस? कॉस्टली प्रोसेस। क्योंकि यहां पे तुम्हें किसको हायर करना पड़ेगा? एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। और जब तुम एक्सपर्ट्स को हायर करोगे तो तुम्हें उनको क्या पे करना पड़ेगा? फीस। और जिसकी वजह से तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे एक तरीके से क्या आ गया? फाइनेंशियल बर्डन, इस प्रोसेस की वजह से। दूसरा बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, कितने स्टेप्स हैं? 5। पहले क्या देखा? विजन। फिर क्या सेट करा? फिर क्या बनवाई? बनवाने के बाद क्या करा? इंप्लीमेंट, इवैल्यूएट। फिर क्या करे? करेक्टिव एडजस्टमेंट। मुझे बताओ, वन टाइम प्रोसेस है या कंटिन्यूस? तो टाइम कम लगेगा ज्यादा? दैट इज अनदर लिमिटेशन। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सोच के देखो बेटा, स्ट्रैटेजी बनाना इज नॉट एन इजी टास्क। और एक मिनट, ये थोड़ी ना है कि तुमने स्ट्रैटेजी सोची और बन गई। तुम्हें बहुत सारी चीजों क्या करनी पड़ती है? एनालाइज करनी पड़ती है। तो सोचो, टाइम ज्यादा लगेगा कम? ज्यादा। अब मुझे बताओ, जब तुम्हारा टाइम ज्यादा लग रहा है, जिससे तुम्हारे डेली जो तुम डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होगे, उन डेली ऑपरेशंस पे क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? इंपैक्ट। थॉट लगाओ, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन हूं? एक एक्सपर्ट। क्या बना रहा हूं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? स्ट्रैटेजी। तो तुम्हें बुलाऊंगा ना, रोज के रोज तुम्हें बुलाऊंगा कि भाई मैंने ये स्ट्रैटेजी सोची है, बताओ सही है या गलत। तो तुम्हें जब मैं रोज के रोज बुलाऊंगा तो तुम्हारे डेली ऑपरेशंस पे क्या आएगा?
भाई तुम डे टू डे सारी एक्टिविटीज जो अभी तक कर रहे थे उतना टाइम नहीं दे पाओगे ना डे टू डे। थॉट लगाओ, कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और तुम्हारे इस प्रोसेस की वजह से डेली जो काम है उन पे क्या आएगा? इंपैक्ट। मुझे सोच के बताओ, तुम्हारी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कंपनी है XYZ, डेली तुम कंपनी में जाते थे 6 घंटे के लिए। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें 6 घंटे तो अपनी कंपनी को देने ही देने थे। अब तुमने मुझे हायर किया क्या बनाने के लिए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या बनवाने के लिए? स्ट्रैटेजीज। मैंने तुम्हें बोला 6 घंटे में से 3 घंटे तो अब तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। तो तुम अपनी कंपनी में अब कितने घंटे दे पा रहे हो? 6 देते थे पहले, अब 3 घंटे तो तुम्हें मुझे देने पड़े। तो अपनी कंपनी में अब तुम कितनी देर बैठ पा रहे हो? 3 घंटे। तो बेटा ये 3 घंटे में तुम्हारा डेली जो काम था उस पर इंपैक्ट आ रहा है या नहीं? तुम्हें डेली काम करने के लिए 6 घंटे चाहिए थे पहले, अब तुम 3 घंटे उसमें से मुझे दे रहे हो, तो बचे कितने? 3 घंटे। तो इसकी वजह से तुम्हारे डेली ऑपरेशंस पे क्या आ रहा है? इंपैक्ट। तो 2 बिल्कुल सिंपल है। पहला कैसा प्रोसेस है? कॉस्टली। दूसरा कैसा प्रोसेस है? टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली प्रोसेस क्यों? क्योंकि तुम्हें किसको हायर करना पड़ा है? एक्सपर्ट को, जिसकी वजह से तुम्हारे को क्या आ रहा है? एक फाइनेंशियल बर्डन, क्योंकि एक्सपर्ट को क्या देनी पड़ रही है? फीस। दूसरा, इस प्रोसेस के अंदर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्यों? आसान काम नहीं है स्ट्रैटेजी बनाना। थॉट लगाओ, एप्पल नए नए फोन लॉन्च करता है, नई नई चीजें लॉन्च करता है, तो आज सोचा आज ही लॉन्च कर दिया। बेटा बहुत ज्यादा क्या करता है? मार्केट को एनालाइज करता है, हर चीज को चेक करके नए नए फोन लॉन्च करता है। तो मुझे बताओ, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और टाइम कंज्यूमिंग नॉट प्रोसेस? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बिल्कुल सिंपल है, 2 लिमिटेशन है, लिखो पहले, फिर अगली 2 बिल्कुल सिंपल। लिमिटेशन के अंदर फर्स्ट लिमिटेशन लिखो, लिमिटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहली लिमिटेशन लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। और फिर इसमें डैश डाल के एक लाइन लिखवाऊंगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। अंडरलाइन कर लो यहां पे पहले कॉस्टली प्रोसेस को, फिर इसके अंदर कॉस्टली क्यों है? क्योंकि तुम्हें किसको हायर करना पड़ रहा है? एक्सपर्ट्स को, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर एक तरीके का क्या आ गया? बर्डन। कैसा बर्डन? फाइनेंशियल, क्योंकि एक्सपर्ट को क्या देनी पड़ रही है? फीस। तो लिखो डैश डाल के, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। Strategic management add a lot of expenses to an organization. क्यों ज्यादा एक्सपेंसेस आ गए कंपनी पे? क्यों आ गए ज्यादा एक्सपेंसेस? कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सपेंस क्यों बेयर करना पड़ रहा है इस प्रोसेस की वजह से? क्योंकि कंपनी को क्या हायर करना पड़ा? तो फुल स्टॉप, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर। इन्होंने एक्सपर्ट की जगह वर्ड क्या लिख दिया? एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर। वो पर्सन जो स्ट्रैटेजी बनाता है उसको एक्सपर्ट बोलते हैं, लेकिन पूरी लाइन क्या लिखी? एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज। एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर नीड टू बी एंगेज, which can be costly for an organization. लाइन समझ आ गई? कॉस्टली क्यों बोला? क्योंकि तुम्हें किसको एंगेज करना पड़ेगा? एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर। और उसको जब तुम एंगेज करोगे तो तुम्हें उसको क्या पे करनी पड़ेगी? फीस, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? कॉस्ट। दैट इज एक तरीके से एक्सपेंस आ गया तुम्हारी कंपनी पे। तो यहां पे अंडरलाइन कर लो, एक्सपर्ट स्ट्रैटेजिक प्लानर। 2 वर्ड को अंडरलाइन करें, पहला कॉस्टली, और कॉस्टली क्यों है? क्योंकि तुम्हें एक्सपर्ट को हायर करना पड़ा। सेकंड लिखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अंडरलाइन दी वर्ड टाइम कंज्यूमिंग, फिर इसके अंदर डैश डाल के लिखवा रहा हूं,
स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, अंडरलाइन द वर्ड टाइम कंज्यूमिंग, आप डैश जाके लिखो। ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजीज। भाई स्ट्रैटेजी बनाने के अंदर बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारे डेली ऑपरेशंस पे क्या आएगा, इंपैक्ट। तो ये बोल रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन प्रिपेयरिंग स्ट्रैटेजीज दैट में इंपीड, इंपैक्ट की जगह वर्ड क्या लिखा है, दैट में इंपीड, दैट में इंपीड डेली ऑपरेशंस, दैट में इंपीड डेली ऑपरेशंस एंड इंपैक्ट रूटीन बिजनेस। जो तुम्हारा रूटीन से काम चल रहा था उस पर इंपैक्ट आएगा, क्योंकि तुम पहले कितने घंटे दे रहे थे, 6 घंटे, अब कितने घंटे दे पा रहे हो, 3 घंटे, जिसकी वजह से तुम्हारे डेली ऑपरेशंस पे क्या आ रहा है, इंपैक्ट। अंडरलाइन करो, यहां पे अंडरलाइन द वर्ड टाइम कंज्यूमिंग, अंडरलाइन द वर्ड इंपीड डेली ऑपरेशंस। अब एक मिनट, थर्ड समझ लो, बिल्कुल सिंपल है। एक बार बताओ, थर्ड समझो, फोर्थ को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि फोर्थ के अंदर तुम्हें डिटेल समझानी पड़ेगी। सोच के देखो, तुम्हारी कंपनी है, अब मैं मान के चलता हूं तुम्हारी कंपनी है सैमसंग, ठीक है, और मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल ओप्पो। अब मुझे बताओ ये दोनों कंपनी कॉम्पिटिटर हैं, यस या नो? क्यों कॉम्पिटिटर है? क्योंकि दोनों कंपनी ही क्या बनाती हैं, स्मार्टफोन बनाती है। सैमसंग क्या चाहता है, मार्केट से किसको हटा दूं, ओप्पो को, और ओप्पो क्या चाहेगा, किसको हटा दूं। तो दोनों ही बेटा क्या बना रही होंगी, दोनों ही कंपनी क्या बनाएंगी, स्ट्रैटेजी बनाएंगी, यस या नो? अब एक बात सोच के देखो, दोनों जो कंपनी है एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, और दोनों ही क्या गेन करना चाहती हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए क्या बनाएंगी, स्ट्रैटेजी। अब मुझे बताओ स्ट्रैटेजी ओपन एरिया में बनती है, मींस सबके सामने बनेगी, या बंद कमरे में, बस इतना बता दो। क्लोज रूम में स्ट्रैटेजी बनाएंगी ये दोनों कंपनी, या ओपन एरिया में, क्लोज रूम में बनाएंगी। इसका मतलब सैमसंग क्या सोच रहा है, किसको नहीं पता, ओप्पो को, और ओप्पो क्या सोच रहा है, किसको नहीं पता। तो इसका सबसे लिमिटेशन यह है कि हमें, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम अपने कॉम्पिटिटर का क्या नहीं कर पा रहे, पता नहीं कर पा रहे, क्या, कि कॉम्पिटिटर कैसे रिस्पॉन्स करेगा फ्यूचर में। एक बात सोचो, सैमसंग ने सोचा मैं एक ऐसा फोन लॉन्च करता हूं जिससे मार्केट खा जाऊंगा, लेकिन सैमसंग से पहले किसने लॉन्च कर दिया, ओप्पो ने। तो सैमसंग से पहले अगर ओप्पो ने लॉन्च कर दिया तो मार्केट कौन खा गया, ओप्पो खा गया ना। सैमसंग ने जो सोचा था ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सामने वाला हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या सोच रहा है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि स्ट्रैटेजी कहां बनती है, क्लोज रूम में, जिसका पता कॉम्पिटिटर को नहीं चलता। थॉट लगाओ, मैं तुम्हारे को बताया था मार्केट में एक कंपनी आई थी, कौन सी, ओला, जिसने क्या बनाए, ईवी, यहां लिख रहा हूं टू व्हीलर। इसने सोचा मैं ईवी टू व्हीलर बनाऊंगा, मार्केट खा जाऊंगा, लेकिन पता है क्या हुआ, जितने बेच पाया। आज की डेट में मार्केट पता है कौन खा गया, बजाज खा गया ईवी में। बजाज ने लॉन्च कर दिया बेटा ईवी, कौन सा, चेतक। तो आज की डेट में सोचो, ओला ने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं ईवी लॉन्च करूंगा, टू व्हीलर, मार्केट खा जाऊंगा, लेकिन साथ में बजाज ने भी तो स्ट्रैटेजी बनाई, किसको, ओला को हराने के लिए। और आज के डेट में एक बात सोचो, ओला ने जो सोचा था ऐसा हुआ नहीं। मार्केट कौन खा गया, इंडियन मार्केट, बजाज खा गया। और सबसे ज्यादा ईवी टू व्हीलर की सेल आज के डेट में किसकी है, बजाज की। इसका मतलब मेरा कॉम्पिटिटर क्या सोच रहा है मुझे नहीं पता, और सामने वाले को नहीं पता कि मैं क्या सोच रहा हूं। दोनों ही क्या बना रहे होंगे, स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे एक दूसरे को आउट परफॉर्म करने के लिए, और स्ट्रैटेजी कहां बन रही होंगी, क्लोज डोर। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि हम सोचते हैं हम अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू किसको आउट परफॉर्म कर देंगे, कॉम्पिटिटर, लेकिन हमें नहीं पता कॉम्पिटिटर के दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात सोचो, सैमसंग क्या सोचता है, मार्केट खा लूंगा, खा चुका है मार्केट, नहीं।
सैमसंग के तो फोन बिकते हैं, ओप्पो के भी बिक रहे हैं, ओप्पो के साथ साथ रेडमी भी बिक रहा है, रेडमी के साथ साथ वीवो भी बिक रहा है। मुझे बताओ ये मार्केट क्यों नहीं खा पा रहा? क्योंकि इसको नहीं पता इस कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि इन सब कंपनी ने जो स्ट्रैटेजी बनाई है ये कहां बैठ के बनाई है? क्लोज्ड डोर के अंदर, मींस ऐसे दरवाजे के अंदर जिसके नॉलेज बाहर वाले पब्लिक को नहीं है। क्लियर है? तो लिखो थर्ड लिमिटेशन, बिल्कुल सिंपल लिमिटेशन है। और थर्ड लिमिटेशन लिखो, हेडिंग जो हेड पॉइंट है वो लिखो, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट रिस्पॉन्स। अब डैश डाल के लिखना, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट रिस्पॉन्स। अब डैश डाल के लिखो, इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, कॉमा, where all organizations are trying, in competitive scenario, comma, where all organizations are trying to move strategically. What is the meaning of to move strategically? हर ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, किसको मार्केट से आउट परफॉर्म कर दूं, उसके लिए क्या बना रही है हर ऑर्गेनाइजेशन? स्ट्रैटेजी। लेकिन हमें नहीं पता हमारे कॉम्पिटिटर के दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये बोल रहा है, इन कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वेयर ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर ट्राइंग टू मूव स्ट्रैटेजिकली, इट इज डिफिकल्ट, अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट, इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, it is difficult to clearly estimate competitive response. That is it is quite difficult, it is quite difficult to clearly estimate competitors, it is quite difficult to clearly estimate competitors response, because it is quite difficult to clearly estimate competitor response, because most of the decisions, ब्रैकेट में लिखना है स्ट्रैटेजी, because most of the decisions, ब्रैकेट में लिखो स्ट्रैटेजी, ब्रैकेट बंद, are taken within closed doors, are taken within closed doors. लाइन समझ आई? अब वापस आ रहा हूं, 3 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशन है, एक और बची है, हेडिंग डाल लो सिर्फ फोर्थ पॉइंट, नंबर 4। पहले इसमें अंडरलाइन करो 2 वर्ड को, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट, और अंडरलाइन करो डिसीजंस आर मेड अंडर क्लोज्ड डोर्स। अब चौथी जो लिमिटेशन है उसको मुझे डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो सिर्फ 4th पॉइंट डाल लो, 4 ही लिमिटेशन है। अब सुनो, चौथी लिमिटेशन समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। पहले वापस, सबसे पहले तुम लोगों ने क्या पढ़ा? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की तुमने एडवांटेजेस पढ़ी और लिमिटेशंस पढ़ी। लेकिन एडवांटेजेस पढ़ने से पहले एक पर्सन का बारे में बताया, जिसके बारे में बताया, नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्ट्रॉन्ग कहलाती है या फिट कहलाती है? जो अपने आप को क्या करे? चेंज करे, किसके अकॉर्डिंग? एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। वो ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बहुत पैसा है, उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को चेंज करती है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रही है, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सर्वाइव। तो सर्वाइवल का कितना प्रिंसिपल है? एक प्रिंसिपल है, और वो एक प्रिंसिपल क्या है? चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन दी एनवायरमेंट। किसने बोला ये प्रिंसिपल? चार्ल्स डार्विन। अब कितने बेनिफिट्स पढ़े तुमने? 6। पहला बेनिफिट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा क्या बनेगी? प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, जिससे आप क्या गेन करोगे? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा पॉइंट, ये कैसा मैकेनिज्म है?
कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पिटफॉल्स, इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन को गलती करने से बचाएगा। चौथा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करने में हेल्प करेगा? लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी का मतलब लॉन्ग टाइम तक आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाएगी? सर्वाइव। फिर दो, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखाएगा? डायरेक्शन, जिससे आप फ्यूचर को क्या कर पाओगे? फेस। फेस मतलब फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओगे। फिर आए लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन, कॉस्टली प्रोसेस। क्यों कॉस्टली है? आपको एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लॉट ऑफ क्या ऐड हो जाएंगे? एक्सपेंसेस। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब स्ट्रैटेजी इज नॉट अ इजी टास्क, जिसमें टाइम लगता है, जिसकी वजह से आपके डेली ऑपरेशंस पे क्या आएगा? इंपैक्ट आएगा, दैट इज इंपीड होंगे डेली ऑपरेशंस। और तीसरा, स्ट्रैटेजी बनाते टाइम आप अपने कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को समझ नहीं सकते, तो डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटिटर, क्योंकि स्ट्रैटेजी कहां बनती है? क्लोज डोर में। क्लियर है? एक लिमिटेशन बची है जो मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन एक उससे पहले छोटा सा पॉइंट है जो तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है, देखना जरा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बहुत सारे क्या पढ़े तुमने? एडवांटेजेस पढ़े। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में के एडवांटेजेस के साथ साथ तुमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की क्या पढ़ी? लिमिटेशंस भी पढ़ी, जिसमें अभी तुम्हारी एक लिमिटेशन बची है। बस मेरा तुमसे क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस के बावजूद भी, इसका मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा क्या पढ़ी तुमने? लिमिटेशंस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की लिमिटेशंस के बावजूद भी हर कंपनी इस प्रोसेस को फॉलो क्यों करती है? बस मुझे यह बता दो। क्वेश्चन सुना, समझ आया क्वेश्चन? मींस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या है? बहुत सारी लिमिटेशंस, टोटल कितनी? 4। ठीक है, लिमिटेशंस के बावजूद भी हर कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट फॉलो क्यों करती हैं? मार्केट में सरवाइव कैसे करें? ठीक है, इसका एक लाइन का आंसर, लिमिटेशंस तो हैं, लेकिन क्या ज्यादा हैं? एडवांटेजेस ज्यादा हैं। किसके कंपैरेटिवली? लिमिटेशंस के। मुझे बताओ, हर चीज की कमियां हैं, लेकिन कमियों के साथ साथ उस चीज के बहुत सारे क्या हैं? फायदे। तो एडवांटेजेस क्या हैं? ज्यादा। किससे? लिमिटेशन से, जिसकी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो करती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तुम्हारे क्वेश्चन मॉड्यूल में गिवन है, क्या गिवन है? कि लिमिटेशंस होने के बावजूद भी कंपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो क्यों करती हैं? क्योंकि बेटा एडवांटेजेस क्या हैं? ज्यादा। किसके कंपैरेटिवली? लिमिटेशंस के कंपैरेटिवली। दैट्स द रीजन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हैज बीन फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस। याद रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारे मॉड्यूल में गिवन है, तो आंसर को रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझ लो। कितनी लिमिटेशन है? एडवांटेजेस कितनी है? 4 से ज्यादा। तो ज्यादा क्या है? एडवांटेज कंपेयर टू लिमिटेशन। तो जब एडवांटेजेस ज्यादा हैं कंपेयर टू डिसएडवांटेज, तो हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्लियर है? तो ये पॉइंट याद रखना। अभी तुम्हारे को चौथे लिमिटेशंस के बाद ये पॉइंट लिखवाऊंगा, और ये तुम्हारे मॉड्यूल में अलग से बॉक्स बना के लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रखा है। क्लियर है सर? इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट होने में, तो इसलिए बोल रहा था कि अभी ये लेक्चर्स की ड्यूरेशन कम रहेगी, लेकिन जैसे तुम लोगों का बाकी के कंप्लीट होते रहेंगे, मैं इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं। किसी ने कुछ पूछना है, कोई डाउट है, मेरे से पूछ लो, अदरवाइज इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर।